कितने लोगों को पता है? किसी को पता हो बताइए, उसमें शर्माने की क्या बात है? हाँ, तो बोले क्यों नहीं आप? बीएचयू वाले इसने बोले कि वो तो कई बार सुन चुके होंगे। हाँ। डैन जी उस समय कर क्या रहे थे बेटा? नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो। कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं, पूरा का पूरा सिंप्लेक्स मेथड उन्होंने ही दिया। उस समय वो थे क्या, प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे? हैं? डैंचिक जर्मन आर्मी में? जर्मन आर्मी में कहाँ पढ़ा महाराज? वो तो अमेरिका में थे। एक्चुअली वो पीएचडी स्टूडेंट थे और उनको ये टास्क दिया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। अब युद्ध होगा, मान लो अभी अभी जो हम लोगों का हुआ पाकिस्तान से, तो अगर हम अपना S-400 आकाश केवल पंजाब बॉर्डर पर लगाते तो वो राजस्थान, गुजरात, श्रीनगर साइड कहीं भी मार सकते थे। तो आपका एलोकेशन ऐसा होना चाहिए कि पूरी बाउंड्री कवर हो। अमेरिका वॉज फाइटिंग एट मेनी फ्रंट्स। कहाँ अमेरिका, वो तो जापान तक लड़ा ना, है कि नहीं? तो उसको अपने रिसोर्सेज, मतलब गोला बारूद, खाना पीना, सैनिक, ये सब कुछ ऐसे अरेंज करना था कि कहीं पे कमी ना हो और कहीं पे एक्सेस ना हो। एक्सेस होगा तो बेकार होगा, कमी होगी तो दिक्कत होगी। इस टास्क के लिए ये काम दिया गया था। और एक प्रोफेसर थे, क्या नाम था उनका, कुपमान, वो जो शिपिंग कंपनी थी उसके लिए काम कर रहे थे। पता नहीं, यूनाइटेड शिपिंग कंपनी है, कुछ नाम था, मैं भूल गया हूँ। उन्हीं के साथ ये काम कर रहे थे और इनको ये टास्क दिया गया कि बताओ। अब जैसे विवेक को या हमको कोई प्रॉब्लम मिलती है तो हम थोड़ा ना बैठ जाते हैं उसको हल करने के लिए, पकड़ाते हैं आप ही को कि चलो इसको करो, दिक्कत होगी तो लपटेंगे, पर यू हैव टू स्टार्ट। होता है कि नहीं होता है? सो ही वॉज गिवन द टास्क। फॉर्चुनेटली जो बैकग्राउंड चाहिए था वो सब कुछ ऑलरेडी था। ऐसा नहीं है कि रातों रात डैंजिक साहब ने सब कुछ पैदा कर दिया। ऑफ कोर्स बड़ा काम किया, लेकिन जो टूल्स चाहिए थे, जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज का सलूशन, फोरियर से शुरू हुआ था और करीब करीब 100-150 साल लगा उसको मेच्योर होने में। उसकी पूरी जरूरत है जो आप फिजिबल रीजन बनाते हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। अब आप तो लगता है कि 11th में बच्चे पढ़ते हैं, बट किसी जमाने में वो कितनी बड़ी समस्या थी, है कि नहीं? जैसे फोरियर जैसे आदमी को लगना पड़ा था। प्लस सम कन्वेक्स एनालिसिस वाज रिक्वायर्ड। लीनियर प्रोग्रामिंग में सबसे बढ़िया चीज ये है कि फिजिबल रीजन हमेशा एक कन्वेक्स सेट आता है कि नहीं? पर ये क्रेडिट दी गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद कि डैंजिक ने ये काम किया, क्योंकि हिज वर्क वाज इन इंग्लिश एंड इट वाज वेल नोन बाय एवरीबॉडी। ज्यादातर हिस्सा दुनिया का अंग्रेजी जानता है। लेकिन इससे कई साल पहले 39 में, 1939 में कैंटरोविच ने ये काम कर रखा था। सारा क्रेडिट चला जाता है डैंजिक को, बट कैंटरोविच ने कर रखा था। उन्होंने दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसको किया था। अब आपको लगेगा मैं कहानी किस्सा बता रहा हूं, बट यू शुड नो बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। वो भी पढ़ के गए थे यूरोप से, जर्मनी, फ्रांस, पीएचडी थे फ्रांस से। वो जब लेनिनग्राड यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए, वहां पे कोई एक प्लाई बनाने वाली कंपनी थी। उसके मालिक को ये समझ में आया कि हमारी प्लाई का प्रोडक्शन जितना वो सोच रहा था उससे कम हो रहा है। अब उसको समझ में आया कि पता नहीं कैसे वो पहुंच गया गणित विभाग। गणित विभाग में चेयरमैन
कोई भी प्रोफेसर रहा होगा तो उसने अपने जिम्मे वो काम नहीं लिया। मैं आमतौर पे सीनियर पीपल कोई एकदम नई चीज अपने हाथ में लेने में थोड़ा डरेगा ना, पता नहीं हुआ तो सब हंसेंगे। इन्हीं को पकड़ा दिया, कैंट्रोविच को, नया नया ज्वाइन किए थे। अब ये बड़ी समस्या में, एक तो नया स्टूडेंट, नया कैंडिडेट कहीं ज्वाइन करता है तो उसको प्रूव भी तो करना रहता है कि भाई हमारी बेइज्जती ना हो जाए, है कि नहीं। कोई नया असिस्टेंट प्रोफेसर होगा, उसको आइडिया होगा। ही वर्कड ऑन इट फॉर सेवरल डेज। कहाँ मैथमेटिक्स, कहाँ प्लाई के कंपनी, मशीन, आदमी, प्लाई का प्रोडक्शन, कोई मतलब बन रहा था। पर उनको 10-15 दिन, 20 दिन बाद ये समझ में आया कि यार ये तो एक गणित की सवाल हो सकती है, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, और उन्होंने उसको मैनेज किया। पर पतली सी किताब, मतलब काम तो कर दिया, और सारा रिजल्ट एक पतली सी किताब में रसियन में था। वो 1960 में कुपमान साहब ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जब किया, तब जाके पता लगा कि डैंजिक से पहले कैंटरोविच ने ये काम कर रखा था। समझ रहे हैं। और उसके बाद कुपमान साहब चूंकि बड़े आदमी थे, उनका मिलना जुलना, उठना बैठना डैंजिक से ज्यादा बड़े लोगों में था। तो मैक्सिमम जो बढ़िया बढ़िया इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे उस समय यूएस में, कैंटरोविच, उन्होंने, कुपमान साहब ने सबको इस विधा के बारे में समझाया, बताया, और कई लोगों ने उस पर काम शुरू कर दिया। रिसर्च ऑन लीनियर, मतलब इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स में पूरा लीनियर प्रोग्रामिंग ले जा के करने लगे। उन्हीं में से एक थे सैमुअल्सन। उनकी पीएचडी थीसिस केवल 48 पेज की है, और उन्होंने क्या किया है कि जो केमिस्ट्री में क्लास 12th में, अगर आपको याद होगा तो होगा, Le Chatelier प्रिंसिपल होता है ऑफ इक्विलिब्रियम केमिकल रिएक्शंस का, उसको पूरा उठा के उन्होंने इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम किया। उसमें ऑफ कोर्स यू नीड लॉट ऑफ कन्वेक्स एनालिसिस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। उसी 48 पेज की पीएचडी थीसिस पर उनका नोबेल प्राइज। इतने नहीं, लियोनटिफ को पूरा कुपमान साहब ने ये कन्वेक्स एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह एक्सप्लेन किया। मैक्सिमम उस समय जितने लोग इसको यूज कर रहे थे ना, ऑप्टिमाइजेशन इन इकोनॉमिक्स, मोस्ट ऑफ देम हैव गॉट नोबेल प्राइज। एंड ऑफ कोर्स डैंजिक वुड नेवर गेट इट, बिकॉज वो बिल में ही ऐसा लिखा है कि मैथमेटिक्स वाले। कैंटरोविच को मिला क्योंकि वो इकोनॉमिक्स में भी काम करने लगे। उनको और कुपमान साहब को एक साथ मिला था, पर डैंजिक साहब छूट गए। और वहीं से जन्म होता है, एक सेंटर बनाया गया अमेरिका में कि जो कमाल करके आप लोगों ने दिखाया है वर्ल्ड वार में, इसी मैथमेटिक्स का प्रयोग करिए आप बिजनेस में। भाई बिजनेस में भी तो एलोकेशन का प्रॉब्लम आएगा ना, कहाँ कितना रॉ मटेरियल है, कहाँ कितनी प्रोडक्शन यूनिट है, कहाँ कितना पहुंचना चाहिए, ऑप्टिमल प्रोडक्शन होना चाहिए। इस सब के लिए एक सेंटर बनाया गया, और उसको लीड करने के लिए दिया गया टकर साहब। तो वो लोग फिर लीनियर प्रोग्रामिंग के आगे बढ़े। उनके स्टूडेंट गेल को भी वो लेना चाहते थे उसमें मजे से, लेकिन गेल साहब को लगा कि जितना होना था हो गया। कान ने काम किया उस पर, और एक आध सेपली ने काम किया। इन लोगों ने पहले लीनियर से पहले क्वाड्रेटिक पे गए, फिर नॉन लीनियर आया 1952 में। दैट वाज क्वाइट क्विक। तो नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का जन्म भी इसी से रिलेटेड है, एकदम से अलग नहीं है। एनीवे, तो ये सब कहानी लगभग हमने आपको जबानी बता दिया। ये आप सब लोग जानते हो कि लीनियर प्रोग्रामिंग दिखती कैसे है। सी कोई वेक्टर है, C1 C2 Cn करके, और x इज आल्सो वेक्टर इन Rn। इस तरीके की लीनियर प्रोग्रामिंग दिखती है। Ax इज इक्वल टू बी, बहुत सारे इक्वेशंस हैं इसमें। अब इसका देखिए, आपके अपने घर में भी रोज लग सकता है कि नहीं।
almost everywhere you have optimization. अगर लीनियर प्रोग्रामिंग, दिस इज आल्सो लीनियर ऑप्टिमाइजेशन। इसमें बता रहे हैं कि मतलब कोई दो प्रोडक्ट है, आपको इतना कम से कम ये खाना, इतना कम से कम ये खाना, सो दैट यू आर नॉट गेटिंग सिक और वीक। उनका कॉस्ट भी दिया हुआ है, पर यूनिट होगा। तो ये आप अगर लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़े हो तो सबको पहला प्रॉब्लम ये डाइट प्रॉब्लम बताया जाता है। सॉल्यूशन करने के लिए आप इंटरमीडिएट में पढ़े हो, अगर 2-3 वेरिएबल तक का है तो आप ग्राफिकली बड़े आसानी से हल कर सकते हो। ये वाला प्रॉब्लम है, एक बढ़ई की प्रॉब्लम है। देखिए, आपके गांव में भी जा सकता है, आपके शहर में भी जा सकता है। कुर्सी टेबल बनाने का खर्चा है और बेचने के बाद कहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है वो दिया हुआ है। तो बढ़ई को कितना कुर्सी, कितना टेबल बनाना चाहिए, सो दैट ही मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। कन्वेक्स सेट थोड़ा सा बताना जरूरी है, क्योंकि फिजिबल सेट हमेशा कन्वेक्स ही आता है। मुझे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने दीजिए कि जो मान लीजिए दो पॉइंट हैं x1 x2 y1 y2, तो ये लाइन सेगमेंट PQ है। आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से होके ये इक्वेशन आप 10th में पढ़े हुए हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, ठीक है कि नहीं। इसी को हमने क्या किया कि x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 को लेमडा मान लिया। देन यू कैन राइट इट लाइक दिस, और y आपका ये हो जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो आप करते हो लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा वाला, वो बेसिकली सेक्शन फार्मूला है। सेक्शन फार्मूला भी 10th में पढ़े हुए थे आप। और लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा। इसलिए नीचे हम नहीं लिखते हैं लेमडा, होता है ना m1 x1 प्लस m1 x2 प्लस x2 m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 चूंकि 1 आ रहा है, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये कन्वेक्स कॉम्बिनेशन आता है बेसिकली आपके सेक्शन फार्मूले से। कन्वेक्स सेट आप जानते हो कि ये पहला वाला कन्वेक्स है, दूसरा वाला कन्वेक्स नहीं होगा। उसको हैंडल करने के लिए बाद में फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये है कि एम्प्टी सेट है तो वो कन्वेक्स सेट माना जाएगा, एक पॉइंट है तो वो भी माना जाएगा, एटसेट्रा। ये उनकी अलजेब्रा है। x1 अगर xy दो कन्वेक्स सेट हैं, देयर सम इज आल्सो कन्वेक्स। कोई c से गुणा करते हैं वो भी कन्वेक्स। ऑफ कोर्स इंटरसेक्शन इज देयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट इज देयर। कन्वेक्स कॉम्बिनेशन आप जानते हो। अगर सेट आपका कन्वेक्स है तो एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन लेंगे, वो उसी सेट में रहेगा, ठीक है कि नहीं। इफ एंड ओनली इफ है। डायरेक्ट पार्ट वाले के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन लगाना होगा आपको, और कन्वर्स पार्ट तो ऑब्वियसली ट्रू है, क्योंकि अगर एनी नंबर ऑफ पॉइंट्स का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन उस सेट में है तो दो पॉइंट का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन अपने आप उसी में होगा। वही परिभाषा है कन्वेक्स की। हालांकि ये प्रूफ बड़ा अच्छा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग लोगों को लगता होगा। जैसे आप इंडक्शन के हाइपोथेसिस पे जाते हैं तो आप मान लेते हैं कि मान लीजिए आपका रिजल्ट k के लिए सही है, तो x1 x2 x के पॉइंट्स x में है, करेस्पॉन्डिंग लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा k है, ऑल आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयर सम इज 1, है ना। तो ये वापस यहाँ जाएगा, ये आपका इंडक्शन हाइपोथेसिस है। अब आपको रिजल्ट बदलना है फॉर k प्लस 1 के लिए, ठीक है ना। तो आगे आप ये करते हो कि मान लिया कि ये सारे पॉइंट्स हैं, ये करेस्पॉन्डिंग
लेमडास हैं ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, फिर भी आप मानते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1, तो कोई छात्र ये कह सकता है कि जब यही इक्वल टू 1 था, पीछे वाला यही इक्वल टू 1 था, कहाँ गया ये, तो उसमें आपने कुछ और डाला तो फिर 1 क्यों है? पर दोनों अलग अलग हैं। ये लेमडा आपको, ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग, हाँ अब पीछे जाना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा। ये देखने में लग रहा है आपको कि वही आप लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा के एंड वन अनदर लेमडा रखे हैं, पर दे आर रियली डिफरेंट, नॉट द प्रीवियस वंस। समझ रहे हैं कि नहीं? ये सबका सम मिला के 1 है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक्स्ट्रा वाला था उसको अलग लिख ले रहे हैं। अब ये चीज मिला करके ये है। अब देखिए ये जो है लेमडा आई अपॉन 1 माइनस लेमडा के प्लस 1, इनको जोड़ेंगे तब भी 1 आएगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि इससे हमने भागा दे दिया। और चूंकि लेमडा आई सारे ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, लेमडा के प्लस 1 1 से छोटा है, इसलिए डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, तो ये ठीक है। अब हम यहाँ पे लगाएंगे इंडक्शन हाइपोथेसिस विद दिस रादर देन लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा के, इसको लगाया तो इंडक्शन हाइपोथेसिस से ये यहाँ चला गया। इसके जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि इसको खोल देंगे, इसको खोल के आखिरी वाले को हम इस तरीके से मैनेज करके, और चूंकि इंडक्शन हाइपोथेसिस के हिसाब से ये पूरा जाएगा कैपिटल एक्स में, और ये तो है ही कैपिटल एक्स में, चूंकि एक्स कन्वेक्स है तो ये पूरा चला गया। ये थोड़ा सा अलग सा दिखता है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ये दिखेगा नहीं। आई हैव टेकन इट फ्रॉम द बुक ऑफ बोरिस, मुझे थोड़ा कन्विंसिंग लगा तो मैंने कोशिश किया। कन्वेक्स हॉल भी कन्वेक्स सेट होता है। कन्वेक्स हॉल मीन्स स्मॉलेस्ट कन्वेक्स सेट कंटेनिंग दैट सेट। जैसे उदाहरण के लिए ये कोई सेट एक्स है, ये कन्वेक्स नहीं है, बट इसका कन्वेक्स हॉल का मतलब इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, पूरा हो गया कन्वेक्स हॉल, एंड दिस इज ए कन्वेक्स सेट, स्मॉलेस्ट कन्वेक्स सेट कंटेनिंग दैट सेट। उसका भी प्रूफ बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लीजिएगा। मैं नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में और क्या बताऊं। सबसे इम्पोर्टेंट एक सवाल हम जानना चाहते हैं आप सब लोगों से, जो लोग जानते हों और बीएचयू के ना हो वही बताएं। आप सब ये जानते हो कि जब भी हम लोग फिजिबल रीजन ड्रा करते हैं तो ऑप्टिमल सोल्यूशन हम लोग कार्नर कार्नर पे ही ढूंढते हैं। ये तो सभी करते हैं, इंटरमीडिएट से कर रहे हैं, अगर सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा होगा। ऐसा क्यों करते हैं, कार्नर पे ही क्यों ढूंढते हैं? मेरा प्रश्न बेवकूफ़ी का है क्या? कोई बोले, कार्नर पे ही क्यों ढूंढते हैं? कोई नहीं बोलेगा। चलो भाई बनारस वाले बोलो। मेरा प्रश्न बेवकूफ़ी वाला तो नहीं है ना भाई? भाई जरूरी है जानना कि क्यों कार्नर पे ढूंढते हैं। ढूंढते हैं बेसिकली ऐसा इसलिए करते हैं कि दो ठो थियरम है आपके पास लीनियर प्रोग्रामिंग में, उस थियरम की वजह से करते हैं। अब चूंकि इंटरमीडिएट में तो थियरम पढ़ाने की स्थिति नहीं होती है, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन बीएससी में तो आपने पढ़ा होगा ना। पहले तो फंडामेंटल थियरम कहती है कि फिजिबल सोल्यूशन है तो बेसिक फिजिबल होगा। दूसरी थियरम ये कहती है कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन अगर है तो वो एक्सट्रीम पॉइंट ही होगा, इफ एंड ओनली इफ है, प्रोवाइडेड योर डोमेन इज फिजिबल रीजन इज कन्वेक्स, वो लेके चलते हैं। तो आप जो सोल्यूशन ढूंढते हैं सिंप्लेक्स एल्गोरिदम में, बेसिक फिजिबल ढूंढना चाहते हैं। और दूसरी वाली थियरम जो ज्योमेट्रिक कंसेप्ट है लीनियर प्रोग्रामिंग वाला,
वो ये कहता है कि अगर आप बेसिक फिजिबल ढूंढ रहे हैं तो कहीं मत ढूंढिए, केवल एक्सट्रीम पॉइंट पे ढूंढिए। ये थ्योरम इफ एंड ओनली इफ है। शर्त केवल ये है कि आपका फिजिबल रीजन कन्वेक्स सेट होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट पे जाते हैं। मतलब इंटर के बच्चे के लिए मुश्किल है, पर पीएचडी वाले तो जानना चाहिए आप लोगों को। मैं और क्या इसमें बताऊं, ये जैसे फंडामेंटल थ्योरम है, इफ देयर एग्जिस्ट ए फिजिबल सॉल्यूशन देयर एग्जिस्ट ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और अगर ऑप्टिमल फिजिबल है तो ऑप्टिमल बेसिक फिजिबल होगा। और इसका प्रूफ भी बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। अगर आप नहीं किए हो तो एक बार फिर कर लीजिए, इस नोट में है। बेसिक फिजिबल नहीं पता होगा क्या इन सबों? हम्म बेसिक फिजिबल का मतलब आपका वेक्टर एक्स जो है उसमें से सम आर नॉन जीरो, रेस्ट आर जीरो। ये बेसिक सोल्यूशन होगा ए एक्स इक्वल टू बी का विद रेस्पेक्ट टू द मैट्रिक्स बी। जो एक्स बी लिखा है ना, मैट्रिक्स बी शुड बी लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स उसके होने चाहिए, और पूरी मैट्रिक्स ए का पार्ट होना चाहिए वो। The components of XB are called basic variables. If some of the basic variables of a basic solution are zero, then this is called, हाँ अगर बेसिक वेरिएबल्स में से कुछ जीरो होंगे देन इट इज डीजेनरेट। अगर सारे नॉन जीरो हैं देन इट इज ए बेसिक फिजिबल। फिजिबल करने के लिए आपको संतुष्ट करना चाहिए एक्स इज इक्वल टू बी वाला सर। अब जैसे निकालना है, मान लीजिए ज्यादा समझ इसमें आएगा। फाइंड ऑल बेसिक सॉल्यूशंस ऑफ फॉलोइंग प्रॉब्लम। बेसिक निकालते हैं, बाद में फिजिबल देख लेंगे। जैसे इक्वेशन है x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1, 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 1। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हो गई 1 2 1 3 1 0, ठीक है कि नहीं? और राइट साइड वाला 1 1 हम ले लेते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के लिए। मैं ये करता हूं बेसिकली कि इसको हम इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने रो ऑपरेशंस करके इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में यहाँ ला दिया। 1 के नीचे 0 हो गया। अब इस वो दूसरे वाले 1 के नीचे जा नहीं सकते। इससे थोड़ा आसान हो जाता है आपका सोल्यूशन। तो इस सिस्टम को अब हम वापस लिख सकते हैं x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 1, x1 प्लस 2x3 इक्वल टू 1 एंड x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू -1। इनको हल करके, अब चूंकि 3 है तो इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे। x3 को मैंने 1 s मान लिया, एनी रियल नंबर, वो बदलता रहेगा, ठीक है कि नहीं? द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक। लेकिन इसके जो बेसिक सॉल्यूशन होंगे वो मैक्सिमम 3C2 होंगे, है ना? 3C2 मतलब केवल 3 बेसिक सॉल्यूशन होंगे। अब पहले में हम बेसिस मैट्रिक्स लेते हैं A1 A2, ठीक। A1 A2 का मतलब पहला A1 इज फर्स्ट कॉलम, A2 इज सेकेंड कॉलम। सो A1 इज 1 2, A2 इज 1 3, ठीक। इसको हल करके हम सोल्यूशन लेके आते हैं कि x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू -1। तो जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो 2 और -1 हो गए। आप उसके करेस्पॉन्डिंग वेक्टर, बेसिक वेक्टर लिखना चाहते हैं तो 2 -1 0। लेकिन ये बेसिक फीजिबल नहीं है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम में ये भी है कि x शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहाँ एक तो माइनस आ गया। ये बेसिक सोल्यूशन है पर बेसिक फीजिबल नहीं है। इस तरीके से आप तीनों ट्राई कर सकते हैं। इस बार हमने बेसिस मैट्रिक्स लिया A1 A2,
तो करेस्पॉन्डिंग बेसिक वेरिएबल होगा x1 x3, a1 a3 लिया था तो x1 x3 हल किया उसको, तो हमारा जो बेसिक सोल्यूशन है हाफ हाफ है, उसका करेस्पॉन्डिंग बेसिक वेक्टर होगा हाफ हाफ 0। अब चूंकि ये सारा का सारा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो दिस इज ए बेसिक फिजिबल सोल्यूशन। तीसरे वाले केस में भी बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ रहा है जब हमने a2 a3 लिया है बेसिस मैट्रिक्स, इसके अलावा और कोई है नहीं। अभी हमको कुछ याद आ रहा था, फंडामेंटल के बाद ये वाली थियरम हमको बहुत अच्छी लगती है, आप लोगों को भी जानना चाहिए। एक्सट्रीम पॉइंट आप जानते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब अगर देखने में फिगर में तो आपको समझ में आता है कि ये एक्सट्रीम पॉइंट होगा, बट मैथमेटिकल डेफिनेशन उसकी ये है कि उसको आप किन्हीं दो पॉइंट्स ऑफ द सेम सेट के कन्वेक्स कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, ठीक है ना। अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो खुद पॉइंट आ जाएगा x1 बराबर x2। So a point x of a convex set is called an extreme point if there are no 2 points x1 x2 such that lambda x1 plus 1 minus lambda x2 is that point. Okay, lambda between 0 1. It means extreme point is a point that does not lie strictly within the line segment connecting any 2 points of that set. उसका रोल भी है इस प्रूफ में। यही वाली थियरम है जो कहती है कि एक्सट्रीम पॉइंट बेसिक फिजिबल होगा, बेसिक फिजिबल एक्सट्रीम पॉइंट होगा। शर्त यह है कि आपका फिजिबल रीजन कन्वेक्स सेट होना चाहिए। इसी की वजह से हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट पे ढूंढते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम हमने ये देखा है कि अगर मैं इसके बारे में कुछ पूछ रहा हूँ कहीं पे भी, बच्चे नहीं इसको बताते हैं कि हम एक्सट्रीम पॉइंट पे ही क्यों ढूंढते हैं। आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि ये जानना चाहिए। वैसे ये जो सारा लेक्चर मैं दे रहा हूं एक किताब है, इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग विथ मैटलैब, और वो किताब दूसरे की नहीं है, मेरी है। और मेरे एक रिसर्च स्कॉलर थे भागवत राम, है अभी भागवत राम, अभी कहाँ है वो कुछ पता है? पहले तो पीछे अहमदाबाद छोड़े तो पंकज के साथ थे DU में, उनके यहाँ भी है ना वो IOE, उसी में रिसर्च फेलो वगैरह कुछ थे, PDF फिर लिखा था कहीं ज्वाइन कर लिया कोई IIT या IIIT रिसेंटली। सो इस किताब का इम्पोर्टेंस है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा भी मैटलैब जानते हो तो हम लोगों ने ये किया है कि जो वैसे तो मैथ वर्क में पहले से था लीनियर प्रोग्रामिंग हल करने का फंक्शन, लेकिन वो क्या करता था कि आप ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट सब डाल दीजिए, वो घूमेगा आपको रिजल्ट दे देगा, आपके सामने कुछ नहीं आएगा जादू की तरह से। लेकिन हमको लगा कि हमारे बच्चों को ये जानना चाहिए कि कैसे कैसे काम कर रहा है। और लीनियर प्रोग्रामिंग विथ मैटलैब पे ऑलरेडी एक किताब थी उस समय तक, वो थी मंगासेरियन साहब। तो हम भी लिखते तो क्या लिखते, है कि नहीं? कुछ तो नया होना चाहिए ना। आप अगर मान लीजिए कि दिल्ली में चले गए पराठा गली, तो हर दुकान पे एक ही जैसा पराठा तो नहीं मिलता ना, अलग अलग थोड़ा होना चाहिए, अदरवाइज दुकान नहीं चलेगी, एक चलेगी एक नहीं चलेगी। तो थोड़ा हमको इंग्रेडिएंट उसका बदलना था। हमने सोचा कि हमारे बच्चों के लिए ऐसा हो कि पूरा सिंप्लेक्स एल्गोरिदम हर इटरेट का सोल्यूशन उसके सामने आए, हर इटरेट पे वो बेसिक मैट्रिक्स चूज करे और डाले फिर आए, इस तरीके से ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे पहुंचे। But it took quite some time, I think around 6 months for Bhagwat, though he was masters in computer science, उसको भी 6 महीना लगा था इस तरीके से कोड तोड़ने में, लेकिन ही वॉज सक्सेसफुल। और फिर हम लोगों ने उसको सबके लिए किया, सिंप्लेक्स के लिए किया, रिवाइज सिंप्लेक्स के लिए किया, डुअलिटी में भी किया। तो इस किताब की यही खूबी है कि ये पूरा का पूरा मैटलैब आपको खोल खोल के अलग अलग, ये फंक्शन हम लोगों ने दिया था वो मैथ वर्क्स के पैकेज में नहीं था।
किया है उसमें। अब दिक्कत ये है कि हम लोगों को ये महसूस हुआ कि हम लोग कुछ नया तो कर नहीं रहे हैं, कोडवा तोड़ ताड़ रहे हैं, तो कोई नया काम तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली इट वॉज ए न्यू वर्क। अगर हम लोगों को उस समय आइडिया रहा होता तो हम इन सारे कोड्स का अपना वो करा लिए होते, क्या कहते हैं, पेटेंट, तो धनी होते आज की डेट में, है कि नहीं। कोई यूज करता तो कुछ रॉयल्टी मिलती रहती। हम लोगों ने सोचा कि हम तो केवल बच्चों के काम का काम किए हैं, तोड़ फोड़ किए हैं, तो दे दिए सीआरसी को, कॉपीराइट भी दे दिए सीआरसी को। अब पता नहीं कहाँ से मैथवर्क्स को दिख गया, मैथवर्क्स ने सीआरसी से पूरी किताब खरीद लिया अलॉन्ग विथ कोड। अभी गूगल करिए, वो सीआरसी से पहले मैथवर्क्स पे दिखेगी। माल पैसा अच्छा मिला सीआरसी को, क्योंकि हम लोगों को तो 5% में आधा आधा या 10% में आधा आधा कुछ ऐसे मिला हमको, भागवत को। पर फिर भी पहले साल में हम लोगों को मोटा पैसा मिला, 2-2 ढाई लाख रुपया मिला। तो आप समझ लो कि सीआरसी को कितना मिला होगा। अब ये पूरा जो है खरीद लिया मैथवर्क्स ने हमारे कोड को, मैटलैब बेच रहा है अपने पैकेज में। और कई सारी जगहों पे जहाँ कहीं लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है, स्पेशली पढ़ाने के बाद लैब करा रहे हैं, तो लैब में टीचर हेडेक क्यों ले। चकाचक कोड एग्जाम्पल सब उस किताब में है, तो वो किताब रिफर कर दी गई है। भागवत ही खोज के ले आते हैं कि कहाँ के कोर्स में है, कहाँ के कोर्स में है। कई सारे एनआईटी में है वो। तो अगर आप मैटलैब यूज करते हैं, ये पढ़ाने के भी काम आ सकता है ना बच्चों। मान लो कहीं आप जा रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो के लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाने को दे दिया, तो इस किताब को उठा लो, आपका टीचिंग भी थोड़ा आसान हो जाएगा, लैब होगा तो वो भी आसान हो जाएगा। किताब का नाम एक बार फिर बता दें, इंट्रोडक्शन टू लीनियर प्रोग्रामिंग विथ मैटलैब। इसके हाँ हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है, बोलो बेटा, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। अरे कौन बोल रहा था, बोलो। हाँ बोलिए। सीआरसी में है, लेकिन आप गूगल करिएगा तो पहले मैथवर्क्स पे दिखेगी, सीआरसी में बाद में दिखेगी। आपने देख लिया मैथवर्क्स पे है, मतलब मैथवर्क्स खरीद लिया उसको। हाँ वो तो लिखा रहेगा, क्योंकि कॉपीराइट उनके पास थी। अगर हम लोग सीधे पेटेंट कराए होते तो रोज कुछ न कुछ पैसा आता रहता। चुप गए हम लोग, ना जानकारी में। बड़ी मेहनत लगती है ना, कोई तैयार तो हो। भागवत ने तो ये किताब एक्सीडेंटली लिखी थी। ही ज्वाइंड डीएसटी सिम्स एज ए पीएचडी स्टूडेंट, और पहुंच गए हमारे यहाँ कि नहीं हमको आपके साथ पीएचडी करनी है। ही इज मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड आई नो ओनली ऑप्टिमाइजेशन, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स। हाउ कैन वी डू रिसर्च। तो उनको भगाने के लिए मैंने क्या किया कि अपना ये नोट जो अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, हैंड रिटेन था, जैसे सर का लिखा हुआ हैंड रिटेन है। हमने कहा ये लो नोट, फोटो कॉपी कराओ, 10 दिन 15 दिन 1 महीना जितना दिन में तुम पढ़ पाओ पढ़ के आओ, अगर हमें एक्सप्लेन कर दिए तो मैं सोचूंगा। वो 1 महीना बाद आया, पूरा मेरा नोट जो है टाइप करके आया। तो अब उससे सवाल पूछने के बदले हमको तो लालच आ गई। भाई किताब लिखने में सबसे बड़ा काम क्या है, किताब टाइप हो, ऑलरेडी टाइप कर दिया हो। हालांकि हमने पूछा कि ये काम क्यों किया, तो बोले कि हम लिख के पढ़ते हैं तो समझ में आता है। अब दिमाग में आ गया कि आई शुड कन्वर्ट दिस नोट इनटू ए बुक। लेकिन 1948 का सब्जेक्ट, हाउ मेनी बुक्स आर देयर, हाउ कैन आई क्रिएट ए न्यू बुक। तब दिमाग में आया कि सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। फिर मैंने गूगल किया तो मैटलैब पे उससे पहले 2-3 साल पहले केवल एक किताब थी लीनियर प्रोग्रामिंग की, वो मंगासेरियन साहब की थी। मैंने उसको डाउनलोड किया, हमारी लाइब्रेरी में फ्री में थी। हमने कहा लो इसको पढ़ो। उनकी किताब तो भागवत को समझ में ही नहीं आई। हमने कहा छोड़ो, तुम अपने वाले पे ही अगर समझ रहे हो तो कोड्स ऐसे ऐसे बनाओ।
आई थिंक उसने किसी की हेल्प लिया होगा कंप्यूटर सेंटर में या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, एंड ही मैनेज्ड, टुक अराउंड 6 months। वो रोज आता था लेकिन कभी हार नहीं मानता था। जब भी काम नहीं हो पाए, नहीं सर मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। तो इट टुक अराउंड 6 months, फाइनली मैनेज्ड इट। सो इस किताब में मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो हर साल पढ़ाता हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग। रिफाइंड नोट था 8-10 साल का, वो ये किताब है। हालांकि जब रिव्यू कराए थे तो एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने रिव्यू में लिखा था कि दिस बुक इज टू इजी टू रीड एज ए डिमेरिट। तो ये तो डिमेरिट हुई नहीं, अगर किताब पढ़ने में आसान है तो अच्छी बात है ना। उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें कि रामायण एक तुलसीदास जी वाला है, एक वाल्मीकि जी वाला है, ज्यादा पॉपुलर कौन है? जो सब पढ़ पाए। तो अगर इजी टू रीड है तो दैट इज ए गुड थिंग। दैट क्रेडिट गोज टू ऑथर। एक्चुअली ये उनके कहने के बाद हमको दोबारा कॉम्प्लीमेंट मिला। माई ओन सन वॉज डूइंग मास्टर्स इन स्टैट, उनके यहाँ भी लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो बाप अगर मैथमेटिशियन है तो पढ़ाएगा ना थोड़ी देर, चाहे भले आप एमएससी कर रहे हो। तो मैंने अपनी किताब से पढ़ाना शुरू कर दिया। 4-6 दिन पढ़ने के बाद बोल रहे ऐसी किताब हो तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है? ना आपकी ज़रूरत है, ना ज्ञान प्रकाश सर की ज़रूरत है, आराम से हम पढ़ सकते हैं। तो दैट वाज अनदर कॉम्प्लीमेंट ऑन माय फेस कि ये किताब हो तो टीचर की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये किताब खरीदिए मत। अब हमको पैसा वैसा बड़ा कम मिलता है इसमें। आप लोग BHU आए, लाइब्रेरी में उपलब्ध है ना, आप डाउनलोड कर लीजिए, रखे रहिए। और मैं कामना करता हूँ कि फटाफट आप सब लोग कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाओ। लीनियर प्रोग्रामिंग के बगैर काम नहीं चलता है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। मंगा सरियन साहब की किताब है 1969 की, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग। आज भी अगर आप उठा के देखिएगा, अमेरिका के लगभग हर यूनिवर्सिटी में बीटेक में या एमटेक में ये कोर्स है, ये किताब मेंशन्ड है। उसी नाते वो किताब आउट ऑफ प्रिंट हो गई, एकेडमिक प्रेस की थी 69 में। वो श्याम क्लासिक्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स में दोबारा छापी गई है। हमारे पास दोनों है, पुरानी वाली भी है। पुरानी वाली तो मुखर्जी साहब के कार्ड पे मैंने IIT की लाइब्रेरी से लिया था, वो कहीं मिलती नहीं थी इसलिए मैंने वापस नहीं किया, हम लोग पैसा डांड भर दिए। वो है मेरे पास। और दूसरी वाली तो हम लोग बाद में खरीदे ही, लेकिन वो ज्यादा बढ़िया है पढ़ने में, पुरानी वाली। इट्स नॉट रिवाइज्ड, इट्स एग्जैक्टली सेम, खाली प्रिंट हुई है। श्याम क्लासिक्स इन अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये जो सर जिस किताब से लेक्चर दे रहे हैं ना, ये भी उन्होंने निकाल लिया है, क्योंकि ये भी आउट ऑफ प्रिंट हो गई। तो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट सी दिखती है, पढ़ने में खोलने में दिक्कत होती है। ये पढ़ने में ज़्यादा आसान है, पूरा खुल जाती है। वही हाल मंगा सरियन वाली किताब का भी। अब लीनियर प्रोग्रामिंग हम लोग के देश में बहुत कम यूज होती है, मुझे नहीं मालूम कहाँ कहाँ यूज होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम देखते हैं, हालांकि अब वो आउट ऑफ डेट माना जाएगा क्योंकि सप्लाई चेन इज देयर, बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लेता है। लेकिन पुराने टाइम में भी, आज से 15-20 साल पहले, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम वाज वेरी मच यूजफुल। जोशी साहब बम्बई से, उन्होंने एक एग्जाम्पल केस स्टडी टाइप साउथ के 3-4 स्टेट्स का चावल, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में चावल ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, तो देना पड़ेगा। वो स्टडी उन्होंने किया था ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से। तो उसमें लाभ दिखा। लाभ ऐसे दिखा कि जो रेलवे जिस हिसाब से कर रहा था उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगा दिए, तो उस समय केवल उस ट्रांसपोर्टेशन में 1 लाख रुपए का बचत हुआ, केवल ट्रांसपोर्टेशन। तो हम लोगों ने जब चूंकि अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैटलैब कोड लिखा, तो मेरे दिमाग में आया कि क्या पता हमारे यहाँ जो
फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। एफसीआई का गोदाम हर जगह है, हर शहर में है। हर एक शहर में एक फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का ऑफिस है। तो मैंने सोचा कि मैं इन लोगों से संपर्क करता हूँ, ट्रांसपोर्टेशन लगा कि कुछ पैसा बचे। उस समय मैं लगता है 14-15 की बात थी, मोदी जी बड़े जोरों पे आए थे, तो हर एक आदमी देश के लिए सोचता था, हम लोगों ने भी सोचा। अब लगा मैं फ़ोन करने, सबसे पहले बनारस किया, जो नंबर साइट पे है नोबडी इज पिकिंग अप। फिर लखनऊ ट्राई किया, नोबडी इज पिकिंग अप। तो मैं पहुंच गया करते करते दिल्ली, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो बॉस है उससे। तो उन्होंने तो बात किया, उनका नंबर सही था। मैंने उनको अपना आइडिया दिया तो बोले आइए बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद उनका पीए फ़ोन किया कि आ जाइए 11 बजे तक। अरे हम कहा कहाँ 11 बजे तक, हम बनारस में हैं और हम खाली इस काम के लिए थोड़ा डीयू आते रहते हैं, उसमें आप कभी रख लीजिएगा। उसको ताव चढ़ गया, वो हमको एक वेंडर समझ रहा था, समझ रहे हैं। तब हमारा प्रोफेसर जाग गया कि तुम्हारे बात से ज्यादा तनख्वाह मेरी है भाई, थोड़ा ठीक से बात करो। अब उस ईगो में वो मामला खटाई में चला गया। हो सकता था या हो सकता है वो लोग भी सप्लाई चेन का पैकेज यूज करते हों। जितनी सप्लाई चेन के पैकेज बनाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना, बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियां हैं विश्व में, है कि नहीं। आप लोगों की वहाँ बहुत ज़रूरत है, अगर आप लोग थोड़ा सा कोडिंग फोडिंग जानते हो, क्योंकि जो बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं उस पूरा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, मोस्ट ऑफ देम आर MCA स्टूडेंट्स आर मे बी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, वो बना रहे हैं। तो उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग की। मैं 2-4 ऐसे बच्चों से मिला, कोई कंपनी टोरंटो में है जो यही काम करती है, तो हमसे 2 इंडियन बच्चे मिल गए थे संजोग से। वो बीएससी तो था डीयू से, तो वो तो थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ा था, लेकिन वो एमसीए कर लिया साउथ इंडिया में किसी एनआईटी पेनआईटी से। और उसको ही वॉज फेसिंग लॉट ऑफ ट्रबल इन मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग। अगर आप लोग वहाँ हो तो ये पैकेज जो सॉफ्टवेयर है और इम्प्रूव्ड हो सकता है और बढ़िया काम हो सकता है। हमारे बच्चों की दिक्कत यही है कि मैथमेटिक्स तो खूब आती है कि नहीं, लेकिन आप चूंकि आज की डेट में केवल मैथमेटिक्स जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थोड़ा सा अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अध्यापक होने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर बाहर जाके जॉब ढूंढना है तो यू मस्ट नो सम ऑफ द लैंग्वेजेस इन, लाइक मैटलैब छोड़ दो, अब आजकल तो पाइथन बड़ा जोरों पे है, ठीक है कि नहीं। तो मैं सोचता हूँ मैं यही रोक दूँ हो विवेक, पढ़ाने के लिए मैं क्या पढ़ाऊँ, ये नोट उठा के दे दो बच्चों को, किताब है ये डाउनलोड कर लो, बहुत आसान है, पूरा पढ़ लोगे 1 घंटा में। मैं क्या पढ़ाऊंगा लीनियर प्रोग्राम, ठीक है। तो भैया